Listen to me very carefully. We have already covered alpha scattering experiment. मैंने इसकी जो है ना एक वर्बल थ्योरी और कहानी के थ्रू मैंने बता भी दिया था, बट इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी कुछ कंक्लूजन्स है, कुछ इन्फ्रेंसेस है. लेट मी डिस्कस दिस थिंग. सबसे पहली चीज़ है हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार हमने एक चीज़ नोटिस की थी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंटेशन. मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. ये चीज़ तो हमने भी नोटिस किया कि यार ये सारे के सारे हमारे पास स्ट्रेट पास हो रहे हैं इसमें से. तो इसका क्या मतलब है? मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. दिस वाज एन ऑब्जर्वेशन. अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि भाई आपके पास एटम्स आर मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस, खाली होते हैं, इस वजह से अल्फा पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा सीधे गए थे. ठीक है, ये हमारे पास मेजर कंक्लूजन थी, एक इन्फ्रेंस थी और एक कंक्लूजन थी. ये भी हो गया, ये एमसीक्यूज में बहुत बार टेस्ट हो चुका है. उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, some alpha particles deflected through large angles approaching almost 180 degrees. सही है. अब जाहिर सी बात है इस वाले पार्ट पर जो है आपका अल्फा स्कैटरिंग, आई मीन वो जो हमारे पास जो प्लम पुडिंग मॉडल था वो तो रद्द हो गया था. इट वाज कंप्लीटली डिसरिगार्डेड आफ्टर दिस. लेकिन इसके बाद कंक्लूजन क्या हुई थी वो जरा सुन लो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. द कंक्लूजन वाज द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड वेरी डेंस. न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस हमारे पास एक आई थी. न्यूक्लियस इज हेविली चार्ज. ठीक है, अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. देयर आर टू काइंड्स ऑफ केसेस ओवर हेयर कि न्यूक्लियस अगर चार्ज था, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंटेशन ये नहीं पता चला था कि न्यूक्लियस का चार्ज क्या है. there were still some questions left. Nobody knew it was positively charged or negatively charged. Conclusion जरा इधर देखना एक चीज. सपोज करो सबसे पहला इनके पास दिमाग में आइडिया ये आया था कि लेट्स सपोज दिस इज द न्यूक्लियस. उन्होंने इमेजिन किया कि हो सकता है न्यूक्लियस इज हेविली नेगेटिवली चार्ज. अगर ये हेविली नेगेटिवली चार्ज है तो मेरे पास मेरे प्यारे बच्चे अल्फा पार्टिकल 180 डिग्रीज कैसे घूम सकता है? मुझे बताओ. इधर देखो, अगर ये मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है 4-2, इसका हमें पता है कि चार्ज +2 होता है. अग्रीड. ये अगर अल्फा पार्टिकल इस तरीके से जाए तो ये यूं घूम के आ सकता है, वापस आ सकता है. तो ये तकरीबन 180 डिग्रीज हो गया. यू कैन क्लियरली सी दैट कि ह्यूज सेंट्रीपिटल फोर्सेस में एग्जिस्ट अगर ये चीज सच थी. ठीक है. उसके बाद दूसरा कंक्लूजन, क्या अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि कर्व होके वापस चला जाए. ठीक है. अगर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बनाते हैं, सपोज करो न्यूक्लियस को, अगर ये हेविली पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस, तब हमारे पास ये कंक्लूजन आता है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो गया होगा, इसको टकराया होगा और ऐसे पीछे चला गया होगा. सही है. लेकिन जरा सुनो, आफ्टर मेनी इयर्स जब ये हुआ था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तब तक इसमें और इसमें एक डाउट था, क्वेश्चन मार्क था कि कौन सा सही है. बाद में जाके फिर पता चला बहुत एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद कि भाई दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग. द न्यूक्लियस इज हेविली पॉजिटिवली चार्ज. इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? मतलब जब तक ये हुआ था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये नहीं पता था कि हमारे पास जो है वो जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज. ये बाद में जाके इनको पता चला था. समझ गए? इज दैट क्लियर? नेगेटिव चार्ज होगा तो भाई आपका अल्फा पार्टिकल यू कर्व होकर घूम के चला जाएगा. और अगर आपके पास अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली अगर हेड ऑन कोलिजन करता है विद अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस विच इज द करेक्ट वर्जन, तो उसमें आपके पास ये सारी बातें डिफ्लेक्ट कर जाएगा बहुत बड़े एंगल के साथ हेड ऑन कोलिजन में. सही है. अच्छा, एक मेरा सवाल है, इधर देख लो, ये बड़ा कॉमनली आता है कि भाई ये न्यूक्लियस है, हेविली पॉजिटिवली चार्ज है. मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल इधर से आया, जरा इधर सुनो, एक अल्फा पार्टिकल मेरे पास ऐसे आया. अगर ये ऐसे आएगा तो इसकी डिफ्लेक्शन जो होगी किस तरफ होगी? ये जो होगा ये वाला सिंपल ऐसे चला जाएगा. अग्रीड. यूं चला जाएगा. और अगर मेरे पास दूर से एक जा रहा होगा, थोड़ा सा दूर से जा रहा होगा, तो उसकी डिफ्लेक्शन कम होगी. गॉट इट? बिकॉज अगर करीब होगा तो रिपल्जन ज्यादा होगी, दूर होगा तो रिपल्जन कम होगी. और अगर ज्यादा ही दूर एक अल्फा पार्टिकल है ये वाला, तो वो तो सीधा ही निकल जाएगा. अग्रीड. ये बात समझ में आ गई? और अगर एक अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट जाके इसको हिट करता है तो वो पीछे चला जाएगा. समझ गए? इज दैट क्लियर?
अब आप जो है इन सारे पॉइंट्स को आप चाहो तो कॉपी कर लो प्लीज, मैं आप लोगों को टाइम देता हूं। अच्छा गाइस, सो वंस दिस इज डन, जब मैंने ये आपके सामने डिटेल सामने रख दी, तो अब हम लोग चलते हैं अपने हाफ लाइफ के ऊपर। और हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल भी है, बिकॉज इसमें मैथ्स इन्वॉल्व होती है। सो विल जस्ट स्क्रॉल ऑल द वे बैक, आराम आराम से स्क्रॉल करते हुए जा रहे हैं। अब जरा इधर देखो, लिसन, सबसे पहली चीज है, सुन लो, पहले समझ लो हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या है। जरा इधर देखो, पहले मैं आपको समझाऊंगा डिटेल के अंदर, फिर हम लोग बात करेंगे। इट इज द एवरेज टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डीके। इससे पहले कि मैं इस डेफिनेशन पे तबसरा करूं, पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि न्यूक्लियस का मतलब होता है सिंगल, एक सिंगल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियाई का मतलब होता है प्लूरल, बहुत सारे न्यूक्लियसिस। ठीक है, समझ गए? यहां तक क्लियर है? अब जरा सुनो, ये मैंने इधर लिखा है एवरेज टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डीके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, इधर देखो। सपोज करो आपके पास 1000 न्यूक्लियाई थे, 1000 न्यूक्लियाई थे। मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज कही कि भाई मेरे पास जो हाफ लाइफ है उसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ को। मैंने कहा कि टी हाफ जो है इसकी 2 डेज है। सपोज करें एक मटेरियल है, एक हमारे पास एक एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ जो है 2 डेज है, सही है। अब जरा सुनो, होगा क्या कि जैसे ही 2 दिन पूरे होंगे आपके पास ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे होंगे वो 500 हो जाएंगे। यानी आपने 1000 से स्टार्ट किया था, 500 बचे। उसके बाद फिर ये 250 हो जाएंगे नेक्स्ट 2 डेज के अंदर, फिर ये 125 हो जाएगा, फिर ये 62.5 हो जाएगा, और फिर ये फाइनली 31.25 हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब ये है 1000 से आपने स्टार्ट किया, अगर सपोज करो एक नंबर है 1000 से स्टार्ट किया, एक हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाएगा वो नंबर, समझ गए? यानी अगर हाफ लाइफ 2 दिन की है तो 2 दिन के बाद, सपोज करो इस पे भी एक स्टोरी बना लेते हैं कि भाई सपोज करो आप जो है, आपको जो है एक रेडियो एक्टिव गोल्ड मिल गया, सही है। अब सपोज करो रेडियो एक्टिव गोल्ड के आपके पास 1000 बिस्किट पड़े हुए थे, ठीक है, ये बात समझ में आई? अब जरा सुनो, आपने बड़ी खुशी खुशी आपने बोला, आपने गए जॉब को भी लात मारी, आपने सब कुछ कर दिया, ठीक है। यू सेड कि आप तो लाइफ में चिल सीन हो जाएगा, आई विल बी इंजॉयिंग लाइफ टू द मैक्स, पार्टी सीन ऑन हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसने जाकर जो है ना गोल्ड को अपने रूम के एक सेफ में रख दिया, सही है। 50 मतलब 100, इसने 1000 बिस्किट रखे थे उसके, 1000 बिस्किट, बी केयरफुल, 1000 बिस्किट जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जरा सुनो, अब कहने का मतलब ये है, अभी उसने क्या किया, पार्टी एक पूरी जो है फुल पार्टी इसने लॉन्च कर दी, ठीक है। 2 दिन तक नाचता रहा, डांस करता रहा, सही है। जरा सुनो, सही है, जरा सुनो, डांस करता रहा, जरा सुन लो, लिसन। 2 दिन के बाद उसको थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है कि यार मेरा गोल्ड का सेफ तो है ना। उसने जाके सेफ खोला तो अब इसको एक मसला नजर आया, इसके पास जो थे सिर्फ 500, जरा सुनो, 1000 प्लेटें उसको नजर तो आती हैं, लेकिन उसने एक चीज नोटिस की कि यार सिर्फ जो है 500 प्लेट गोल्ड कलर की थी, बाकी जो 500 थी वो कुछ और बन चुका था। इसकी चीखें निकल गई, वहां पे थोड़ा सा रोने जैसी शक्ल हो गई, सही है, कि ये क्या हो गया। अब उसको समझ में नहीं आया कि करना क्या है, ठीक है, वो थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर वो कहता है कि चलो खैर हो गई यार, अभी भी 500 प्लेटें हैं। उसने फिर एक काम किया कि उसको कपड़े में रैप करके अंदर डाल दिया वापस से, सही है। और उसके बाद जो है उस पर जो है कोई दुआ हुआ वो भी पढ़ ली ताकि सेफ रहे सब उसका गोल्ड। फिर उसने बोला 500 मेरे पास गोल्ड प्लेटें। फिर 2 दिन जो है लगातार उसने डांस किया, ठीक है। फिर डांस के बाद जो है, फिर 2 दिन के बाद फिर उसको जो है ना थोड़ा सा हुआ कि यार गोल्ड मेरा देख कर आता हूँ क्या होता है। जब उसने देखा तो अब सिर्फ 250 प्लेट्स जो थी वो गोल्ड की थी और बाकी कुछ और था। ये होता है हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। यानी आपके पास इसके अंदर कहते हैं कि हाफ लाइफ के अंदर आपके पास कॉन्स्टेंटली डिके होता जाता है। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताएं, 1000 से अगर स्टार्ट हुआ, मेरे से आप इस तरीके पूछेगा, 1000 से अगर स्टार्ट हुआ तो 2 दिन के बाद एग्जैक्टली 500 पे पहुंचता है? नहीं,
गिव और टेक 500 पे पहुंचेगा। लेकिन एक और आपका सवाल आएगा, तो सर 2 दिन तक तो वो अमीर था ना। आप बोलोगे 2 दिन तक क्या 1000 ही रहेंगे? नहीं, ड्यूरिंग दिस 2 डेज भी हमारे पास ये कम होता जाता है। लेकिन मसला ये है कि इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं वो हाफ टाइम पर, यानी हाफ लाइफ पे जब हम लोग करते हैं, वो थोड़ी बेटर एस्टिमेट हमारे पास आता है। 750 वैल्यू नहीं आएगी, वो कुछ और आती है, एक्सपोनेंशियल डिके होता है इसके अंदर। तो वो जो है अभी फिलहाल इन योर ओ लेवल्स, दैट इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। वी नीड टू रिसोर्ट टू यूजिंग लॉग फॉर्मूलाज। सही है, यहां तक भी पहुंच गए। ये बात समझ में आ गई कि भाई आपने 1000 से स्टार्ट किया, 2 दिन की हाफ लाइफ थी, तो कितना बचेगा? आपसे एक सवाल है, आपसे सवाल है, 5000 से शुरू किया, हाफ लाइफ थी 6 दिन, 6 दिन हाफ लाइफ थी 6 दिन, सही है। 12 दिन के बाद कितना बचेगा? हाफ लाइफ है 6 घंटे। नहीं 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 नहीं, हाफ लाइफ है 6 दिन, 12 दिन के बाद बताओ। सुनो सुनो, कॉमन सेंस है, सुनो। 6 दिन के अंदर ये 2500 बचेगा, फिर अगले 6 दिन के बाद कितना बचेगा? 2500 का भी आधा, 1250। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, समझ गए? सो यू नाउ अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स। लेट्स गो बैक टू दिस डेफिनेशन ओवर हियर। इट इज द एवरेज टाइम, अब दोबारा पढ़ो उसको। It is the average time taken for half of the nuclei of a radioactive isotope to decay. अब जरा सुनो, अब इस कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, जरा इधर देख लो, लिसन। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन बी केयरफुल। ये डायग्राम सिमेट्रिकल होगा, रियलिटी में सिमेट्रिकल नहीं होता, ठीक है? अब जरा इधर देखो, लिसन। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, इधर देखो, लिसन। सपोज करो मेरे पास एक एलिमेंट एक्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स थे 1000, ठीक है? 2 दिन की हाफ लाइफ मैंने रखी है। आफ्टर 2 डेज मेरे पास जो ओरिजिनल एलिमेंट एक्स था उसके एटम्स सिर्फ 500 बचे। लेकिन ये आप जरा नोटिस करो, ये कुछ और बन चुका है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये डीके होके कुछ और बन चुका। हो सकता है अल्फा के बाद कुछ और बन गया हो, बीटा के बाद कुछ और बन गया हो। ये बात समझ में आई? ये कंप्लीटली एक डिफरेंट एलिमेंट होगा, समझ गए? यानी अगर आप अपने केमिस्ट्री के अंदर जाके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करोगे तो केमिकली आपको मिलेगा कि सिर्फ 500 एटम्स जो है मेरे पास इस मटेरियल के बचे हैं। फिर नेक्स्ट 2 डेज के बाद जो है इसका भी आधा हो जाएगा, यानी यू कैन सी दैट। डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? इसका भी आधा हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यानी आपने 1000 से शुरू किए, एक हाफ लाइफ के बाद 500 हो गए, दूसरी हाफ लाइफ के बाद 250 हो गया, तीसरी हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? गॉट इट? डू यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया? अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना बहुत ही क्रिटिकल है। हाफ लाइफ टाइम डज नॉट चेंज ड्यूरिंग डीके। यानी अगर मेरे पास, मैंने कहा कि एक मटेरियल है, एक एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ है 2 दिन, तो उस एलिमेंट को कम कर दो या ज्यादा कर दो, हाफ लाइफ पे घंटा कोई चेंज नहीं आएगा। यानी हाफ लाइफ उसकी कांस्टेंट ही रखी जाएगी। यानी अगर यहां से भी देख लो, 2 डेज 2 डेज 2 डेज 2 डेज एंड सो 2 डेज चलता रहेगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाए। इज दैट क्लियर? Half life itself is a constant for that particular radioisotope. क्लियर है ये बात? सही है? कोई शक है इसमें? अच्छा, नेक्स्ट। अब जरा सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आधी हो सकती हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आधी हो सकती हैं? एक हमारे पास है काउंट रेट या एक्टिविटी। अब जरा सुन लो, ऑल्दो ओ लेवल्स के अंदर काउंट रेट और एक्टिविटी को एक ही चीज समझी जाती है, लेकिन जब आप A2 में पहुंचोगे, A लेवल 2 में पहुंचोगे, तो काउंट रेट और एक्टिविटी में जमीन आसमान का फर्क होता है, सही है? लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम लोग काउंट रेट और एक्टिविटी को एक ही चीज समझ लेते हैं। ये दोनों चीजें जो है ना, काउंट रेट हो या एक्टिविटी हो, ये भी आधा हो जाएगा, समझ गए? इज दैट क्लियर? यानी अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक, मैंने गाइगर काउंटर रखा हुआ है,
उसमें मेरे पास काउंट रेट शो कर रहा है, सुनना, सोर्स का काउंट रेट, बैकग्राउंड को मैंने निग्लेक्ट कर दिया। अब जरा सुनो, सोर्स का काउंट रेट आ रहा है 60, सही है, सोर्स का काउंट रेट आ रहा है 60, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा 30, दूसरी हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा 15, समझ गए, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 करते जाओगे, समझ गए, रेशियोज इस्तेमाल नहीं करोगे आप। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, क्या चीज हमारे पास आधी हो जाएगी, मास ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप। लेकिन जरा सुनना, ऑल्दो हमारे पास मास, ओवरऑल जो मास पड़ा हुआ होगा वो हाफ नहीं होगा, लेकिन जो एक्चुअल मटेरियल, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मास होगा वो तो खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, सपोज करो ये था, इधर देखो, अगर समझ में नहीं आया इधर देखो, सपोज करो ये मेरे पास है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है, ये एक पूरा का पूरा एक मेरे पास इस तरीके से एक बिस्किट पड़ा हुआ है गोल्ड का, सही है, ये समझ में आया। अब जरा सुनो, एक हाफ लाइफ के बाद आपके पास रफली गिव और टेक ये वाला हिस्सा जो है कुछ और बन चुका होगा। शुरू में इसका मास था 100 ग्राम्स, ठीक है, अभी भी आपके पास 100 ग्राम बचेगा, सुन लो, अभी भी ऑलमोस्ट 100 ग्राम ही होगा। लेकिन एक मसला है, जो एक्चुअल टारगेट एलिमेंट जो था आपका, जो आपको जिसके बारे में आप कर रहे थे, गोल्ड की बात कर रहे थे, लेट्स सपोज ये वाली साइड जो राइट साइड है वो गोल्ड है, पहले 1000 ग्राम गोल्ड था, तो अभी कितना ग्राम बचा है आपके पास, 50 ग्राम बचा है। ओवरऑल अभी भी 100 ग्राम है, लेकिन 100 ग्राम इज अ मिक्सचर, उसमें कुछ और भी मिला हुआ है हमारे पास। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जिसका मैंने जिक्र अभी अपने एग्जांपल्स में भी किया था, आपके सामने मैंने क्लियर कट समझाया था, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, डीके डज नॉट हैपन सिमेट्रिकली, यानी जैसे मैंने यहां पे सिमेट्रिकल डीके दिखाया कि एग्जैक्ट हाफ दिखाया है, ऐसा नहीं होता। आपके पास डीके हर साइड से होगा। यानी सुनो, इसी डायग्राम में अगर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो जरा इस आइडिया को समझने की कोशिश करना है। इधर देखो, हो सकता है इस साइड से डिके हो जाए, हो सकता है इस साइड से डिके हो जाए, हो सकता है इस साइड से डिके हो जाए, इस साइड से डिके हो जाए, इस साइड से डिके हो जाए, तो इट कैन हैपन फ्रॉम एनी साइड, नॉट सिमेट्रिकल एज डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम। ये सिमेट्री सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया था, समझ गए, इज दैट क्लियर। या इस डायग्राम को देख लो, ये अगर एक पत्थर है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, कभी इधर से डिके होगा, कभी इस साइड से भी डिके हो सकता है, 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 ऊपर से हो सकता है, नीचे से हो सकता है, लेफ्ट से हो सकता है, राइट से हो सकता है, स्लांट हो सकता है। क्लियर है ये बात, सही है। अब आप इसको पूरे को जो है आप छाप लो ताकि आपके पास सारे नोट्स कंप्लीट हो। मैं एक मिनट इसको पॉज कर रहा हूं। गाइस लिसन, सुन लो, हाफ लाइफ के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कहते हैं रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब क्या है, जरा सुनो, पहले समझने की कोशिश करो। रैंडमनेस का मतलब यह है कि आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अगला डीके कब होगा। सपोज करो, इधर सुन लो, मेरी बात सुनो, ये मेरे पास एक रेडियो आइसोटोप पड़ा हुआ है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है मेरे पास सामने पड़ा हुआ है, सपोज करो आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब आइडिया ये है, मैं कहता हूं कि यार अभी आपने एक थोड़ा सा पैटर्न नोट करने की कोशिश की, इसमें से एक निकला, फिर दूसरा इसमें से डीके होता है सपोज करो 2 सेकंड्स के बाद, तीसरा भी 2 सेकंड्स के बाद होता है, फिर आप बोलते हो कि यार 2-2 सेकंड के बाद डीके हो रहा है, तो फिर जो है चौथा भी 2 सेकंड के बाद होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है वो 10 सेकंड के बाद हो सकता है वो 5 सेकंड के बाद हो सकता है वो 11 सेकंड्स के बाद हो। द थिंग इज, अगर मैं इसके सामने, अगर मैं सीधी सी बात है, एक गाइगर काउंटर भी लगाता हूं, उसमें क्लिकिंग की आवाज आती है ना, तो क्लिकिंग में भी आप जरा नोटिस करना, वो इस तरह आती है, टिक 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 टिक, समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी उसमें भी रैंडमनेस है कि आप कभी भी प्रिसाइजली प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो कि कब डीके होगा, किस टाइम पर डीके होगा। ये बात समझ गए? दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फर्ज करो आपके पास एक पीस पड़ा हुआ है, यही पीस है, आपने बोला कि भाई हो ये इधर से अगर डीके पहला हुआ, ऊपर से हुआ, तो अगली बार भी ऊपर से होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है नीचे से डीके हो जाए,
हो सकता है लेफ्ट साइड से डिके हो जाए, हो सकता है राइट साइड से डिके हो जाए, यानी आपको घंटा नहीं पता चलेगा कि कौन से टाइम पर डिके होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिके. यू कैन नॉट प्रिसाइसली प्रेडिक्ट दैट. दैट इज नोन एज रैंडमनेस. सही है? इज दैट क्लियर? आप ये नहीं बता सकते हो कि राइट पे डिके होगा, लेफ्ट पर होगा, भाई एलिमेंट के आगे से होगा, एलिमेंट के पीछे से होगा, एलिमेंट के ऊपर से होगा या एलिमेंट के नीचे से होगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट. कॉपी दिस. जरा सुनो. गाइगर काउंटर पे अगर आपने उसके साथ कंप्यूटर भी फिक्स किया, रियल टाइम में भी आप नोटिस करोगे कि काउंट रेट भी कभी कभार इस तरह चल रहा होगा. 670, कभी हो सकता है 800, कभी हो सकता है 600. मतलब आपके पास कॉन्स्टेंटली वेरिएशन आ रही होती है विच सजेस्ट रैंडमनेस. इज दैट क्लियर? तो काउंट रेट हमेशा क्या करते हैं, जो आपके पास वो जो आपका डिवाइस होता है ना, वो एवरेज वैल्यू आपको निकाल के भी दे सकता है. उसमें एवरेज मोड होता है और एक होता है रियल टाइम. रियल टाइम में आपको बार बार फ्लक्चुएशन नजर आएगी. दैट इज बिकॉज ऑफ रैंडमनेस. सवाल आ जाए व्हाई इज देयर सो मच फ्लक्चुएशन, तो आप परेशान मत होना, बोल देना भाई बिकॉज ऑफ रैंडमनेस. समझ गए? अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है स्पॉन्टेनियस. अब जरा सुनो, स्पॉन्टेनियस का मतलब इधर क्या है कि भाई अगर डीके होना होगा तो वो होके ही रहेगा. आप उसका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते हो. यानी कहने का मतलब है, देखो अगर केमिस्ट्री वाले हो तो केमिस्ट्री के अंदर तो हम लोग ये कर सकते थे ना कि भाई सपोज करो आपने हीट टेम्परेचर बढ़ा दिया. सुन तो लो बेटे, इधर देखो, लिसन. स्पॉन्टेनियस की हम लोग बात कर रहे थे. स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि भाई अगर आपके पास डीके होना होगा तो वो होके ही रहेगा. केमिस्ट्री के अंदर आप क्या कर सकते थे, जरा सुनो. इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, अगर आप सीधी सी बात है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है, आप उसका टेम्परेचर रेस करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है. रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाता है. हो सकता है यील्ड शिफ्ट हो जाए लेफ्ट पर या राइट पर. ली चैटलर्स प्रिंसिपल शायद आपने किया हो. प्रेशर बढ़ा दो, कुछ चेंजेस आ जाएंगे. टेम्परेचर ठंडा कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है. लेकिन बेटे, इन द वर्ल्ड ऑफ रेडियो एक्टिविटी आपके पास इसमें आप कुछ भी कर लो नहीं होने वाला है. भाई जरा सुनो, आपके पास सपोज करो बाहर रोड पर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप पड़ा हुआ है. आप इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो, कुछ नहीं होगा. बर्फ में रख दो, कुछ नहीं होगा. जो होना होगा वो होके ही रहेगा. आप इसके सामने खड़े होके नाचो, गाओ, डांस करो. सही है? इस पे कोई फर्क नहीं आने वाला. जब होना होगा डीके तो होके ही रहेगा. अब आप मुझे ये बोल सकते हो सर, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, लेड में बंद करके रख दें. तो बेटे, लेड में भी आप बंद करके भी रखोगे ना तो मेरे प्यारे बच्चे, अंदर वो डीके होके ही रहेगा. वो समझ गए? डीके प्रोसेस कैन नॉट बी स्टॉप. इमिशन कैन नॉट बी स्टॉप. यू कैन ब्लॉक द इमिशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. आप बाहर निकलने से रोक सकते हो, लेकिन उस एलिमेंट में से निकलने में नहीं रोक सकते हो. इवन चाहो तो उसके सामने आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप रख दो, तब भी इमिशन होके ही रहेगी. ये बात समझ में आ गई? नथिंग मैटर्स इन दिस थिंग. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. इफ इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन, रिगार्डलेस ऑफ योर चॉइसेस और योर प्रेफरेंस. समझ गए? क्लियर है? Okay guys, so we are going to proceed with some questions. ठीक है? Some atoms, जरा इधर देखो, some atoms that undergo radioactive decay have a half life of 6 hours. ठीक है? इसने कहा है कि हमारे पास कुछ एटम्स है जिनकी हाफ लाइफ जो है वो 6 घंटे की है, 6 आवर्स है. तो आप हमेशा एक काम किया करो, जब हाफ लाइफ गिवन हो ना तो एक ऊपर लिख दिया करो टी हाफ. टी हाफ रिप्रेजेंट्स अ हाफ लाइफ. ठीक है? The count rate near a sample of these atoms is initially 838 counts per minute. ये count rate given है. अब जरा सुनो, listen, समझने की कोशिश करना. There are two kinds of radiations involved over here. जरा सुनना. एक तो सैंपल की अपनी होती है, इमिशन हो रही होती है, और दूसरा आपके पास एक मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, बैकग्राउंड रेडिएशन. जरा सुन लो, एक बात जरा समझ लो कि आपके पास सैंपल की जो हाफ लाइफ होगी, सैंपल की हाफ लाइफ डिफरेंट होगी और जो बैकग्राउंड की हाफ लाइफ होगी वो डिफरेंट होगी. तो एक चीज आप एक इमेजिनेशन कर लेना बेटे,
कि आपके पास जो हाफ लाइफ जो होती है ना, उसकी जो बैकग्राउंड की होती है, उसको आप फिलहाल कांस्टेंट समझ लो, मतलब कांस्टेंट इन द सेंस कि वो चेंज नहीं होगी। सही है? इसका मतलब है कि, इसका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कैलकुलेशन कोई भी स्टार्ट करोगे तो आप सबसे पहले बैकग्राउंड रेडिएशन या बैकग्राउंड काउंट रेट को हमेशा रिमूव करोगे कैलकुलेशन से पहले, वरना आप हाफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को आप आधा कैसे कर सकते हो? ये बात समझ में आ गई? सो इट इज इंपेरेटिव दैट यू फर्स्ट रिमूव द कॉन्स्ट मतलब द बैकग्राउंड काउंट रेट फ्रॉम द एक्चुअल काउंट रेट। जरा इधर देखना, लिसन। इस सवाल में गिवन है द काउंट रेट नियर अ सैंपल ऑफ दीज एटम्स इज इनिशियली 838 काउंट्स पर मिनट। फिर इसने मुझे बोला है बैकग्राउंड रेडिएशन नियर द सैंपल इज 18 काउंट्स पर मिनट। यानी इसका मतलब है कि क्या हम लोग एक चीज लिख सकते हैं? तो देखो, इसको मैं लिखकर ही बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जरा इधर देखना, इस सवाल के अंदर क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? तो देखो, मेरे पास है इनिशियल काउंट रेट जो है मेरे पास आ रहा है 838 काउंट्स पर मिनट्स, अग्रीड, ये आ रहा है। और मेरे पास इनिशियल जो मेरे पास बैकग्राउंड काउंट रेट है, मैं इसमें भी लिख देता हूं, बैकग्राउंड काउंट रेट इज इक्वल टू 18। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इनिशियल काउंट रेट ऑफ सैंपल अलोन मस्ट बी इक्वल टू 838 माइनस 18 करोगे तो कितना आएगा? 820 काउंट्स पर मिनट। ये बात याद रख लो, अभी दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी सवाल स्टार्ट होगा काउंट रेट को, बैकग्राउंड काउंट रेट को रिमूव करोगे आप। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ, अगर सवाल में गिवन है कि द बैकग्राउंड काउंट रेट हैज बीन इग्नोर्ड तो फिर आप डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हो। समझ गए? अच्छा, खैर यहां तक तो पहुंच गए। अब मुझे पहली चीज ये बोलता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये सवाल बहुत बार आता है। इट में हेल्प टू ड्रॉ अ डायग्राम। हम डायग्राम की तरफ नहीं जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप जो है सिंपल एक काम करो, लिसन, आप जो है ये वाली जो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये वाला आप कॉपी कर लो। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का एक नोट बनाओ और ये कॉपी कर लो अपने पास। मैं पहले रीड करना चाहूंगा, इसको प्रूफ रीड करना चाहूंगा। तो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, it consists of a small and dense nucleus. We know this fact. Nucleus contains protons and neutrons, overall positively charged, यानी positively charged nucleus ही होता है, overall की भी जरूरत नहीं है। Nucleus is surrounded by a cloud of electrons. That is it. आप ये चीज लिख कर आओगे अपने एग्जाम के अंदर। सही है? Copy this. मैंने आपको यह भी करा दिया, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय रेडियो एक्टिव डीके। क्या होता है रेडियो एक्टिव डीके? बेटे तो क्या लिखोगे 3 मार्क के लिए? ये लिखोगे, हाँ, सर्टेन, और वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो अपने आप में से कुछ ना कुछ बाहर निकाल के फेंकेगा, एंड दैट इज इट, राइट? सही है, गॉट इट। जरा इधर सुनो, लिसन, एक और सवाल है आप लोगों से, स्टेट क्लियरली विच पार्ट ऑफ द एटम डिकेज। कौन सा एटम का ऐसा पार्ट? क्या? न्यूक्लियस डिकेज। और पूरा एटम डिके नहीं करता, न्यूक्लियस डिके करता है। यहां तक समझ में आ गया? अब इसका प्रॉपर आंसर ये वाला है, रेडियो एक्टिव डिके। सुन लो, रेडियो एक्टिव एमिशन बोला जाए यही लिखकर आ जाना, रेडियो एक्टिविटी बोला जाए यही लिखकर आ जाना, रेडियो एक्टिव डीके बोले यही लिखकर आ जाना। फुल मार्क्स गारंटीड है। नहीं आए तो छुरी कांटा लेके घर पे पहुंच जाना। जरा सुन लो, लिसन, रेडियो एक्टिव डीके, जब भी आपके पास रेडियो एक्टिव डीके की बात आए या रेडियो एक्टिव एमिशन की बात आए या रेडियो एक्टिविटी का सवाल है, यही लिखकर आ जाना। Isotopes of certain elements are unstable. Nucleus of these isotopes will always try to achieve stability by emission of alpha and beta particles. The element will change into another element. जाहिर सी बात है, आपका न्यूक्लियस ही चेंज हो जाएगा जब अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा। गैमा में क्यों नहीं होता? क्योंकि गैमा में सिर्फ एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन होती है, एनर्जी चेंजेस होते हैं। गॉट इट? खैर, अब इसके बाद हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो बोलता है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन। अब ये बैकग्राउंड रेडिएशन क्या चीज है? सुन लो बेटे 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 बेटे,
बैकग्राउंड रेडिएशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। अगर आपने ये लिख कर आओगे तो हो सकता है 0 मिल जाए। आपको ये लिखना पड़ेगा आपके एनवायरनमेंट के अंदर ट्रेस अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दीज ट्रेस अमाउंट ऑफ रेडियो आइसोटोप्स आपके पास बैकग्राउंड रेडिएशन होती ही होती है। यानी अभी मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने सपोज करो गाइगर काउंटर इधर रखा, मैं इधर भी ऑन करूंगा, कोई रेडियो एक्टिव हमारे पास सोर्स तो है नहीं, तब भी इसमें आ रहा होगा टिक 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 टिक, इस तरीके से आ रहा होगा। तो इसका मतलब है बैकग्राउंड रेडिएशन। अब जरा सुनो, बैकग्राउंड रेडिएशन कहां से आती है। सबसे पहले आपके पास ये जो पत्थर है, जो ग्राउंड है, इसके अंदर ग्रेनाइट प्रेजेंट होगा। ग्रेनाइट इज रेडियो एक्टिव। ये ग्रेनाइट कन्वर्ट होकर रेडॉन गैस में भी बनता है। आपके पास वैसे भी एयर के अंदर ट्रेस अमाउंट ऑफ रेडॉन गैस प्रेजेंट है। उसके अलावा देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। सपोज करो कि आपका घर जो है या आपका स्कूल हो वो बिल्कुल एक कैंसर लैब के बराबर में हो, यानी जहां पे कैंसर की ट्रीटमेंट होती है। कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर भी आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करते हो और उसके अंदर आपके पास कोबाल्ट 60 क्रिस्टल यूज होता है। कोबाल्ट 60 से आप कैंसर सेल्स को जान से मारने की कोशिश करते हो, लेकिन जब उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उस पूरे एरिया के अंदर आपके पास बैकग्राउंड रेडिएशन हाई रहती है, सही है। या अगर तो आप बहुत गरीब हो तो आप एक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहे हो एज अ वर्कर, और आपने बोला कि यार मैं अब इतना दूर तो ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं एक काम करता हूं इसी पावर प्लांट में ही रहने की कोशिश करता हूं, वहीं पे क्वार्टर लेकर आप वहीं पे सोओगे। लेकिन बात यह है कि इफ यू आर लिविंग इन अ पावर प्लांट और नियर द विसिनिटी ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, द बैकग्राउंड रेडिएशन इन दैट एरिया विल बी हाई। अब अगर बैकग्राउंड रेडिएशन भी एक लेवल से ऊपर जाती है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, आपको कैंसर का रिस्क होता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके साथ, सही है। और अगर आपको बैकग्राउंड रेडिएशन का बहुत ही शौक बन रहा है, आप एक काम करो, रात के टाइम हो या सुबह, बल्कि रात सबसे बेस्ट है, रात के टाइम आप जाओ बाहर रोड पे खड़े हो जाओ और आसमानों के नीचे यूं करके बस खड़े हो जाओ, सही है। आपको कंफर्म कॉस्मिक रेज लग रही होंगी। कॉस्मिक रेज कहां से आती हैं? कॉस्मिक रेज आपके पास डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं, डिस्टेंट स्टार्स हैं, सन है, इन चीज़ों में से निकलकर आपके पास हमेशा आ ही रही होती है। इवन राइट नाउ आपकी बॉडी में से पता नहीं कितने न्यूट्रिनोज सिर्फ पास हो रहे होंगे। न्यूट्रिनोज हमारे सिलेबस में नहीं है, वील टॉक अबाउट दिस इन योर ए लेवल्स। गॉट इट? कॉस्मिक रेडिएशन प्रेजेंट है। खैर, अब अगर आपसे बोला जाए कि भाई बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है, चुपचाप यही सवाल लिखकर आ जाना, यही जवाब लिखकर आ जाना। मैं रीड भी कर लेता हूं, इसको प्रूफ रीड भी कर लेता हूं। इट इज द रेडिएशन दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रेस अमाउंट्स ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अगर बोला जाए कि कौन सी सोर्सेज हो सकती हैं, आप लिख देना रेडॉन इन एयर, ग्रेनाइट इन द अर्थ्स क्रस्ट, नियर बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट, कॉस्मिक रेज फ्रॉम स्पेस या डिस्टेंट स्टार्स, ठीक है। कॉपी दिस, ये प्लीज लिख लो। क्या लिख सकते हो कि इफ यू लिव नियर बाय, भाई अगर सपोज करो आपके पास एक लैब है, सही है, जैसे जहां पर एक्सरेज वगैरह होते हैं, तो एक्सरेज भी तो आयनाइजिंग है, वहां पे भी तो आप कभी जाओ तो सिंबल लगा होता है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन का सिंबल लगा हुआ होता है, समझ गए। तो लैब से अपना घर दूर रखो। ये कह रहा है, लिसन, द इक्विपमेंट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 12 आवर्स। यहां पर कितना लिखा है? 6 घंटे लिखा था, और इसने लिखा है 12 घंटे इसको ऐसे इक्विपमेंट को छोड़ दिया। कैलकुलेट द काउंट रेट ड्यू टू द सैंपल ऑफ एटम्स अलोन आफ्टर दिस टाइम। अब जरा सुन लो, लिसन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, इनिशियल काउंट रेट आपके पास 838 था, लेकिन ये हमारे पास इसमें बैकग्राउंड भी इंक्लूडेड था। मैंने सबसे पहले इस बैकग्राउंड काउंट रेट को इसमें से निकाल के बाहर फेंक दिया, तो मेरे पास जो एक्चुअल काउंट रेट आ रहा है इनिशियल, वो 820 आ रहा है, सोर्स का सिर्फ अलोन। अब जरा सुनो, हमें पता है इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 6 घंटे। तो फर्स्ट 6 आवर्स के अंदर ये जो होगा, ये कितना हो जाएगा? 410 काउंट्स पर मिनट। ये 6 आवर्स के अंदर ये कार्रवाई हुई। फिर उसके बाद फर्दर 6 आवर्स में कितना हो जाएगा? ये 205 काउंट्स पर मिनट। यहां तक पहुंच गए। अब सवाल पे डिपेंड करता है,
जरा सुन लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सवाल मुझे बोलता है कि भाई मुझे फाइनल काउंट रेट बता दो, अगर अम्बिगियसली पूछता है काउंट रेट बता दो, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई काउंट रेट, सीधी सी बात है, आपके पास ये जो था बैकग्राउंड काउंट रेट, ये तो कभी चेंज होने वाला है नहीं, कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी अगर आपसे बोला जाए कि सिर्फ फाइनल काउंट रेट बता दो, तो आप ये 18 को इसमें वापस से ऐड करोगे। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? लेकिन इस सवाल के अंदर मजे की बात ये है, इसने मुझे बोला था एटम्स अलोन, अलोन बोला हुआ है, तो इसका मतलब है बैकग्राउंड हमेशा के लिए निकाल दिया है, यानी फाइनल आंसर 205 होगा। लेकिन अगर मुझे बोलता है मेजर्ड काउंट रेट निकाला फाइनल, कि जो फाइनल काउंट रेट जो मेजर हो रहा होगा, तो फिर आपको इसमें 18 वापस से ऐड भी करना पड़ेगा। समझ गए? लेकिन अगर वो बोले कि सिर्फ सैंपल का काउंट रेट फाइनल चाहिए, तो उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपने एक दफा निकाल दिया, निकाल के बाहर फेंक दो उसको। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? तो ये तो हो गया हमारे पास हाफ लाइफ का एक सवाल। अब जरा इधर देखो, लिसन, द टेबल शोज अ रेडियो एक्टिव सीरीज। ओके, एटम ए emits a beta particle and becomes atom B। पहले एटम ए ने बीटा पार्टिकल निकाला और ये बी बन गया, जो लिखा हुआ है इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। एटम बी देन emits a particle to become atom C। अच्छा, ओके, सो दिस ऑल हैपेंड, बट वी डोंट नो कि क्या है। अब जरा इधर देखो, सबसे पहली चीज है इसके अंदर, calculate the proton number x of atom B and explain how you calculated this। अब जरा सुनो, जब भी आपके पास बीटा पार्टिकल एमिट होता है, बीटा डीके में ऊपर वाला नंबर क्या होता है? सेम रहता है, और नीचे एक ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोटॉन नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है, जो नीचे वाला नंबर होगा, वो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, एक ज्यादा, क्योंकि आपके पास बीटा निकला था। समझ गए? उसके बाद जरा सुनो, फिर मेरे पास 84, ऊपर वाला नंबर हमारे पास 214 है और ये है। उसके बाद फिर क्या होता है कि B से C में कन्वर्ट हुआ। अब जरा एक चीज नोटिस करते हैं कि मेरे पास नीचे वाला जो नंबर है, जो कि एटॉमिक नंबर है, उसमें कितना कम हुआ है? 2 कम हुआ है। और ऊपर वाले नंबर में कितना कम हुआ है? 4 कम हुआ है। 4 कम और 2 कम होता है तो कौन सा होता है? अल्फा, यानी ये वाला है अल्फा। समझ गए? इज दैट क्लियर? Can you explain X again? How do you find out if that was 84 बेटे। इसके बाद इसने लिखा है, जरा सुनो, लिसन, सवाल इनका है कि भाई आपके पास एक एलिमेंट था A, एलिमेंट A का जो कोड है वो है 83214। इसने बोला है कि बीटा पार्टिकल इमिट करता है B बनने में। जब ये बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो ऊपर वाला नंबर सेम रहता है, तो इसका मतलब है लेट दिस बी B, ऊपर वाला नंबर सेम, नीचे वाला नंबर क्या होता है? एक ज्यादा, तो 84। explain how you calculated it? क्या कहाँ लिखा? एक्सप्लेन हाउ यू कैलकुलेटेड इट, तो आप यही लिख देना जो सारा बताया है। एग्जैक्टली, या अच्छा सर सुनो, एक्सप्लेन हाउ यू कैलकुलेटेड दिस थिंग, जरा सुन लो। आप लिखना, जब आपके पास एक्सप्लेनेशन बोले A to B में, सही है, जब आपके पास बीटा पार्टिकल निकलता है तो आप ये लिखोगे, ये डिटेल मैंने आपको पहले भी लिखवाई हुई है, कि अब अ न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन इजेक्टिंग आउट अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ये लिखना लाजमी है। इज दैट क्लियर? ये डिटेल लिख देना। अच्छा, फिर उसके बाद बोलता है स्टेट द नेम ऑफ रेडिएशन बाय, हमने लिख दिया अल्फा, अल्फा पार्टिकल। फिर ये बोलता है डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर इन द एटम व्हेन दिस रेडिएशन इज एमिटेड। आपके पास क्या चेंजेस आते हैं एटम के अंदर? उसमें से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। पता है ना, अल्फा में यही होता है। फिर मुझे बोलता है यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल, एक्सप्लेन व्हाई एटम्स A and C आर नॉट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। क्यों आइसोटोप्स नहीं है A और C? बिकॉज इनका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, दे कैन नॉट बी आइसोटोप्स। सही है? ये पूरा सवाल हो गया। अब मैं, मेरी वीडियो का टाइम जो है 40 मिनट होने वाले हैं, तो अब मैं इधर स्टॉप करता हूं। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, और बेल आइकॉन पे जरूर दबा देना, घंटी जरूर दबा देना।